बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, करेक्शन के डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से हम पहले भी बात करते रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रपोजिशन वगैरह इसके हवाले से हमने पहले लेक्चर्स जो है वो आप लोगों के सामने रखे। अब करेक्शन का जो क्वेश्चन है वो सीएसएस में, पीएमएस में और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, और ये कई डिफरेंट डायमेंशंस हैं इसके। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि एक सेंटेंस रॉन्ग दिया जाता है, आपने उसको मिस्टेक फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना होता है। ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी कई एग्जाम्स में आता है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो हमने स्पेशली एक टारगेट किया इसको, और इसको अच्छे तरीके से हम इसको डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस हवाले से करेक्शन के अंदर जो प्रोनाउन से रिलेटेड मिस्टेक्स होती हैं उनके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रोनाउन का लेक्चर है इसको हम दो हिस्सों में बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। एक हिस्सा इसका वो है कि जिसमें हम प्रोनाउन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, और फिर आगे जो ज़्यादा लॉन्गर पार्ट है वो ये है कि किस तरह की मिस्टेक्स नॉर्मली प्रोनाउन से रिलेटेड होती हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। और शुरू वाला जो इनिशियल पार्ट है ये इसलिए भी ज़रूरी था कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझना इनके बगैर मुश्किल है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है। अब जैसा कि ये एग्जांपल आपके सामने है, अली इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें देखिए कि ही जो है वो अली की तरफ रिफर कर रहा है, अली की तरफ इशारा कर रहा है, अली के अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ही प्रोनाउन है अली का। दूसरे सेंटेंस में द यंग बॉय इज माई ब्रदर, ही इज इन ब्लैक शर्ट। तो इसमें ही जो है द यंग बॉय पूरे तीन वर्ड्स का ग्रुप है, फ्रेज है, उसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ही, शी, इट, दे, देम वगैरह छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ये इसी मकसद के लिए आते हैं कि ये किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पे आए, या इवन नाउन नाउन क्लॉज की जगह पे भी आ सकते हैं, कि उनकी जगह पे आए, और ये लंबी चौड़ी रेपिटिशंस को अवॉइड करें, और सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स हों जो इशारा करें और एक मीनिंग बनता चला जाए। और ये हर लैंग्वेज में होते हैं, उर्दू में भी हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं। तो प्रोनाउन के हवाले से चूंकि इसकी काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं, तो इसलिए इसमें मिस्टेक्स डिफरेंट तरह की होती हैं। प्रोनाउन ही से रिलेटेड एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एंटीसीडेंट वो नाउन या नाउन फ्रेज है जिसको प्रोनाउन रिप्लेस करता है। यानी कि ये फर्स्ट सेंटेंस में ही का एंटीसीडेंट अली है, और सेकंड में ही का एंटीसीडेंट द यंग बॉय है। इसी तरह से जब हम आगे देखते हैं तो कुछ मेजर टाइप्स हैं प्रोनाउन की। वैसे तो इन टाइप्स के अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन वो माइनर टाइप्स हैं, आमतौर पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। ये हैं वो 5 टाइप्स कि जिनसे रिलेटेड ज़्यादातर चूँकि मिस्टेक्स आती हैं, एरर्स आती हैं हमारे पेपर्स में, इसलिए फिर इनको अच्छी तरह से समझना हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे। पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन कि जो पर्सन्स, 3 पर्सन्स को डिफरेंशिएट करे, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं लैंग्वेज में उस बंदे को जो खुद बोल रहा है, द पर्सन स्पीकिंग। सेकंड पर्सन कहते हैं जिससे बात की जा रही है, जो जिसको एड्रेस किया जा रहा है, जिसको मुखातिब किया जा रहा है, द पर्सन स्पोकन टू। और थर्ड पर्सन है जी स्पोकन ऑफ, वो पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है वो डिस्कशन में शामिल नहीं है, ना वो बात करने वाला है, ना वो रिसीवर है, बात को सुनने वाला है, बल्कि वो कोई थर्ड पर्सन है जिसको जो डिस्कशन में शामिल नहीं है। अच्छा, यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा यहाँ उस सिटिंग में मौजूद है या नहीं है। हो सकता है वो बंदा बैठा हुआ है लेकिन वो डिस्कशन में शामिल नहीं है, तो इसलिए ना वो हम फर्स्ट पर्सन में शामिल करेंगे कि वो खुद बात कर रहा है, और ना सेकंड पर्सन में शामिल करेंगे कि उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो
इसलिए हम इसको थर्ड पर्सन बोलेंगे। अच्छा, अब थर्ड पर्सन के हवाले से अगर हम देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके हवाले से अगर हम देखते हैं तो ये एक जो टेबल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको हमें याद रखना है। ये जो फर्स्ट वाली दो रोज हैं, आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। इसमें जरा गौर करें कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई और वी भी हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव माई और आवर भी हैं, पोजेसिव प्रोनाउन माइन और आवर्स हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी और अस है। फर्स्ट वाली रो सिंगुलर की है, सेकंड वाली रो प्लूरल की है। तो ये सारे मिलके क्या बनते हैं? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि कहीं ये ऑब्जेक्टिव की केस में है, कहीं सब्जेक्टिव की केस में है। दरम्यान में ये एडजेक्टिव वाला एक जो कॉलम है पोजेसिव एडजेक्टिव, ये भी यहाँ इसी टेबल में इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये अपनी डेफिनेशन के एतबार से तो एडजेक्टिव है, लेकिन अपने फंक्शन के एतबार से अगर हम देखें तो ये प्रोनाउन के काफ़ी करीब है। तो इसलिए ये जब भी डिस्कस किया जाता है, ये प्रोनाउन के साथ ही डिस्कस किया जाता है, स्पेशली प्रैक्टिकल पर्पसेस में जब हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जब थ्योरेटिकली कोई डेफिनेशन टाइप की चीज़ें होती हैं या टाइप्स में आना है, तो टाइप तो जाहिर है कि पोजेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही की टाइप है, प्रोनाउन की टाइप नहीं है। बट यहाँ इसका जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के इससे रिलेटेड मिस्टेक्स हमने डिस्कस करनी है। सेकंड पर्सन हम कहते हैं यू, योर, योर्स, यू, इस वाली रो को, कि जिसमें हम मुखातिब को डिस्कस करते हैं। और थर्ड पर्सन हम कहते हैं ये चार रोज को, ही, हिज, हिम, शी, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। ठीक है, इनमें कुछ रेपिटेशन भी आ रही है, और वो रेपिटेशन इस वजह से है कि ऊपर जो कॉलम वाइज चीज़ें लिखी गई हैं उनमें ये डबलिंग है। मतलब यू जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है। हिज पोजेसिव एडजेक्टिव भी है और पोजेसिव प्रोनाउन भी है। हर पोजेसिव एडजेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है। इट पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, और सॉरी सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है इट, और इट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है। इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, पोजेसिव प्रोनाउन भी है। मतलब ये है कि इसमें डबलिंग इस वजह से है क्योंकि वो वर्ड्स ही दोनों जगह पे यूज होते हैं। अच्छा, इस टेबल को अच्छी तरह समझने के बाद अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इन वर्ड्स को कहते हैं जिनके एंड पे सेल्फ या सेल्व्स आ रहा हो, सेल्फ या सेल्व्स आ रहा हो। तो अब ये जो सेल्फ या सेल्व्स हैं, ये जब जब ये वाले प्रोनाउन सेल्फ या सेल्व्स वाले जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं तो हम इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसा कि आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें मैंने अपने आप को जख्मी किया, तो इसलिए माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी हर्ट आवर सेल्फ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू हर्ट योर सेल्फ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो बात ये करने की है कि जब सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड्स ऑब्जेक्ट के तौर पर आएंगे किसी भी सेंटेंस में, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझे जाएंगे। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इतना इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस में कि इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता। ये ज़रूरी होता है इस सेंटेंस में जिसमें कि कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट है। आगे चलते हैं तो इम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा, इम्फेटिक प्रोनाउन भी सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड्स ही हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ भी होता है। ये सारे हमने रिफ्लेक्सिव में भी पढ़े और अब ये इम्फेटिक में भी हैं। लेकिन फर्क ये है कि इम्फेटिक प्रोनाउन में इनका काम एम्फेसाइज करना होता है, इनका काम ऑब्जेक्ट वाला नहीं होता। ये है इसमें डिफरेंस। आई विल डू इट माई सेल्फ, तो देखें आई विल डू इट, आई विल डू इट में अगर हम गौर करें तो आई विल डू इट में इट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई विल डू इट में इट ऑब्जेक्ट है, ये इट ऑब्जेक्ट है। लेकिन माई सेल्फ का काम क्या है? माई सेल्फ का काम इसमें एम्फेसाइज करने का है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूंगा। हालांकि अगर हम माई सेल्फ को हटा दें तो आई विल डू इट, मैं ये काम करूंगा।
ठीक है, मैं ये करूँगा, तो इसका मतलब माई सेल्फ सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इम्फेटिक में ये भी याद रखना है कि ये सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही आगे चलते हैं, तो आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। अगर हम आई सॉ हिम डू इट लिख दें तो भी ठीक है कि मैंने उसे ये करते हुए देखा, लेकिन माई सेल्फ लगाने से एम्फेटिक हो जाएगा, ये एम्फेसाइज हो जाएगा कि मैंने उसे खुद देखा। वी विल सी, वी विल सी टू इट आवर सेल्व्स। तो इसमें भी इट ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऊपर वाले में हिम ऑब्जेक्ट था। तो बात ये है जो समझने वाली है इसमें कि आवर सेल्व्स इस सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर आ रहा है, यानी कि ये एम्फेसाइज कर रहा है। और उसके बाद आगे देखें तो योर सेल्फ, एक और एग्जाम्पल आपके सामने आ गई। यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन मकसद इसमें ऑब्जेक्ट को डिस्कस करना नहीं, हमारा मकसद तो इस वक्त एम्फेटिक प्रोनाउन को डिस्कस करना है। और आपने इसमें एक और चीज़ भी नोट की होगी कि फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में माई सेल्फ और आवर सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये सेंटेंस के एंड पे आ रहा है। यस, एंड पे भी आ सकता है। और ये जो सेकंड और फोर्थ है, इसमें ये सेंटेंस के स्टार्ट में, यानी कि सब्जेक्ट के फौरन बाद आ रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है। असल बात ये है कि एम्फेटिक प्रोनाउन ने एम्फेसाइज सब्जेक्ट ही के मीनिंग को करना होता है, एम्फेसाइज सब्जेक्ट को ही करता है। लेकिन प्लेसमेंट इसकी दो हो सकती हैं, ये एट द एंड ऑफ द क्लॉज भी हो सकता है, और एट द और आफ्टर द सब्जेक्ट भी हो सकता है। ये आगे चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द प्रोनाउन है, जो कि मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें करते हैं। और साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो राइटिंग की जो स्टूडेंट्स की अपनी राइटिंग्स होती हैं, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स नज़र आती हैं। और जो करेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनमें भी ये काफ़ी टारगेट किया जाता है। हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये बड़े हैं। एज भी हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन, वो भी सम केसेस में हो सकता है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखिए ज़रा। द मैन हु रॉब्ड यू, द मैन हु रॉब्ड यू हैज़ बीन अरेस्टेड। इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि हु रॉब्ड यू जो है, ये अपने से, ये पूरी क्लॉज है, और ये अपने से पहले वाले नाउन जो कि मैन है, उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को। ठीक है, तो ऐसी क्लॉज जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो, हु रॉब्ड यू, जैसा कि ये हु, हुम वगैरह से में से किसी से भी शुरू हो, और वो अपने से पहले वाले नाउन को डिस्क्राइब करे, उसके अंदर मीनिंग ऐड करे, तो हम उसको रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। तो हु रॉब्ड यू रिलेटिव क्लॉज है यहाँ पे। ठीक है। और इसी तरह ये दूसरा एग्जांपल देखें, माय नेबर हु इज़ वेरी पेसिमिस्टिक सेज देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर। इसमें भी हु इज़ वेरी पेसिमिस्टिक, ये भी रिलेटिव क्लॉज है। लेकिन ज़रा गौर करें कि फर्स्ट वाले में, द मैन वाले में, जो हु रॉब्ड यू वाली रिलेटिव क्लॉज है, वो सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर हम हटा दें द मैन हैज़ बीन अरेस्टेड, तो मैन का मीनिंग इतना शॉर्ट हो जाएगा कि कुछ बात ही नहीं समझ आएगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, यानी कि ये ज़रूरी है, इसके बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट है। और इसके साथ ये भी ज़रूरी समझें कि इसके दोनों साइड पे कहीं पे भी कॉमा नहीं है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अगर हम गौर करें तो माई नेबर हु इज़ वेरी पेसिमिस्टिक, इसमें हु इज़ वेरी पेसिमिस्टिक नेबर के अंदर मीनिंग तो ऐड कर रहा है और हम इसे रिलेटिव क्लॉज कह रहे हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेंटेंस के लिए। अगर हम कहें माई नेबर सेज देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर, तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, नेबर का मीनिंग फिर भी कंप्लीट है कि कौन से वाले नेबर की बात हो रही है। इसलिए ज़रा गौर करने वाली बात यह है कि हु इज़ वेरी पेसिमिस्टिक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये चूंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है,
तो इसलिए हम इसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहेंगे, और इसके दोनों साइड पे कॉमास आने भी इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से ये बात बड़ी गौर तलब है और ये समझने वाली है। ठीक हो गया। अच्छा, अब रह गई बात ये कि ये जो दैट वाला रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में आ सकता है। चूंकि दैट, हु और विच वगैरह सबकी जगह पे आ सकता है, तो अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, द मैन दैट रॉब्ड यू, हो सकता है, यानी कि हु की जगह पे फर्स्ट सेंटेंस में दैट आ सकता है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में हु की जगह पे दैट अगर लगाएंगे तो ये गलती है, तो ये मिस्टेक है, ये नहीं लग सकता। दूसरे लफ्जों में, अगर हु की जगह पे दैट लगाना है तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में आ सकता है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में ये नहीं आ सकता। ये बात बड़े जहन में आपने गौर से रखनी है। अब ये मैंने आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक आइडिया से लेकर रिलेटिव प्रोनाउन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, और साथ ये भी मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन कब आता है, कब नहीं आता है, और कब दैट आ सकता है, कब नहीं आ सकता, कॉमास कब इसके अराउंड आएंगे, कब नहीं आएंगे। ठीक है। ये दो एग्जांपल्स लेके, हु एक ही रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, उसकी एग्जांपल दो तरफ लेके मैंने दोनों आइडियाज आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब देखने वाली बात यह है कि जिस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। यानी कि हु जो है, हु और होम, ये सिर्फ पीपल के लिए आ सकते हैं, और दूसरी तरफ हुज और दैट ये पीपल, एनिमल और थिंग्स, तीनों चीज़ों के लिए आ सकते हैं। और इसी तरह से जो विच है, वो विच एनिमल्स और थिंग्स के लिए आ सकता है, इंसानों के लिए नहीं आ सकता। मतलब द मैन हु तो हम कह सकते हैं हु रॉब्ड यू, लेकिन ये नहीं कह सकते द मैन दैट रॉब्ड यू, ये नहीं कह सकते। और द बुक विच इज इंटरेस्टिंग, विच कह सकते हैं, द बुक हु इज इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते, क्योंकि बुक थिंग्स में आती है, उसके साथ विच लगेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन में हमें किस नाउन के बाद लग रहा है, ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये देखनी पड़ती है। आगे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो मीनिंग को जनरलाइज करते हैं। एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, नोबडी, नथिंग, समथिंग, ये सारी चीज़ें, और इसी तरह के और भी बहुत सारे जो कि जनरल वे में बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं करते, वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। जैसा कि वन मस्ट प्रेज वन सेल्फ, इसमें वन और वन सेल्फ दोनों इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी है। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नन जो है ये भी इंडेफिनेट है। नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, दे से ही हैज लॉस्ट हैविली, दे इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन है दे। ऑल वर ड्राउंड में ऑल इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सम आर बोर्न ग्रेट, इसमें सम इंडेफिनेट है। और इस तरह somebody has stolen my watch, इसमें somebody इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और nobody was there to rescue the child, इसमें nobody इंडेफिनेट प्रोनाउन है नेगेटिव मीनिंग के साथ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने वो इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो कि हमें ज़रूरी पता होनी चाहिए कॉमन एरर्स के को समझने से पहले, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। और अब हम कॉमन एरर्स की तरफ जाएंगे कि प्रोनाउन में किस तरह की मिस्टेक्स नॉर्मली होती हैं। कॉमन एरर्स में हम इस तरह से रूल 1 रूल 2 के तरीके से चलेंगे। अब ये रूल का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लैंग्वेज के रूल्स हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए इसका ये नाम इस तरह से अलग से रखा गया है ताकि आपको ये पता चले कि एक तरतीब बनाई गई है। तरतीब बनाई गई है और उस तरतीब में ये बताया गया है कि किस तरह से हमने मतलब अपनी मिस्टेक्स को याद रखना है। लेकिन जाहिर है रूल ये इसलिए रखा गया है नाम क्योंकि ये रूल हैं भी, ये आप याद रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोनाउन के यही रूल्स हैं। सारा जो हम पहले पढ़ते रहे वो भी तो रूल्स ही हैं ना।
रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा, ये भी सारे रूल्स ही हैं। रूल 1 जरा देखिए, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नॉट अवेलेबल इन हिज ऑफिस। ये जो मैंने ऑप्शन दी है, ये देयर जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, ये शो कर रहा है कि इस ये देयर आ सकता है, लेकिन देयर मिस्टेक है, गलत है, क्योंकि द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर एक ही बंदा बनता है। हमने ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के टॉपिक में डिटेल में बात की थी, आप जरा वहां पे जाके देख लीजिए कि कब एंड लगने से सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है और कब प्लूरल बन जाता है, ये वहां पे जाके आप देख लें। लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर मिल के एक ही बंदा बन रहा है, यानी कि वही बंदा सेक्रेटरी भी है और वही ट्रेजरर भी है। तो चूंकि बंदा एक है तो इसलिए फिर हेज आएगा, देयर नहीं आ सकता, और इसकी रीज़न यही है जो मैंने आपको बता दी। सेकंड पे चलते हैं। आसिफ एंड सना हैज़ नॉट डन हिज वर्क या हर वर्क या देयर वर्क। तो आंसर है हर। हर इसलिए क्योंकि आसिफ और सना एक इकट्ठा सब्जेक्ट बन रहा है, और ये जो इकट्ठा सब्जेक्ट है ना, इस इकट्ठा सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो ये एंड के साथ भी हो सकता है, और के साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये और के साथ है। अगर ये सब्जेक्ट और के साथ है तो इसके लिए आपने ये याद रखना है कि जो और या नॉर दोनों में ये चीज़ अप्लाई होती है कि और या नॉर के जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है ना, उसके मुताबिक वर्ब भी उसके मुताबिक आता है, और आगे कोई प्रोनाउन आना हो तो उसी के मुताबिक आता है। अब चूंकि सना जो है वो सिंगुलर भी है तो हैज़ आ गया, और आगे वो फीमेल भी है तो हर आ गया। ठीक है। और इसी तरह से ये ही और हिज फ्रेंड्स, तो और के बाद हिज फ्रेंड्स आया, प्लूरल है तो इसलिए देयर आएगा। ये आपने और या नॉर से जब सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहा हो तो उसके लिए ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं तो रूल नंबर 3 है, और रूल नंबर 3 में देखिए, द हेड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड सेड दैट ही वांटेड प्रमोशन और दे वांटेड प्रमोशन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ही और दे दोनों ठीक हो सकते हैं, बट जो भी लगाएंगे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है। तो इसलिए हम आम तौर पर जहाँ पे वैसे ये बहुत कम होता है लैंग्वेज में कि प्रोनाउन कंफ्यूजन क्रिएट करे, लेकिन करता है। तो अगर किसी जगह पे प्रोनाउन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो उसके लिए उसूल ये होता है कि हम उसको यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे सब्जेक्ट ही नाउन ही यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दी हेड यूज़ किया। ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। आगे रूल नंबर 4 पे चलते हैं। द टीम हैज़ प्लेड इट्स फर्स्ट मैच आएगा, और द टीम आर वियरिंग देयर न्यू जर्सीज आएगा। सब्जेक्ट दोनों जगह पे द टीम ही है, लेकिन समझने वाली बात ये है, ये भी बात हमने, ये कलेक्टिव नाउन के बारे में बात है, तो कलेक्टिव नाउन की भी डिटेल में बात हमने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के टॉपिक में की है, वहाँ पे ज़रूर आप जाके देखिए। वहाँ पे डिटेल में जो बात शुरू की है, ये उसी की आगे कंटिन्यूएशन है कि कलेक्टिव नाउन अगर कोई मिल के इकट्ठा काम कर रहे हो, जैसे ये मैच है, तो कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर समझते हैं, तो इसलिए इट्स आएगा। और कलेक्टिव नाउन अपने स्वेटर पहने हुए हैं, तो स्वेटर तो हर बंदे ने अपना अपना ही पहना हुआ है ना, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन मिल के कोई कलेक्टिव काम नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे टीम को प्लूरल समझा जाएगा और देयर आएगा। ठीक हो गया। ये बात कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ये बात रूल में आपको बताई जा रही है, लेकिन साथ ही वही कि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में जो बात हुई है उसको ज़रूर जाके देखिए। रूल नंबर 5 है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पेड हिज ओन बिल। और वजह यही है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं, ये जो जनरलाइज करते हैं, इनमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो ईच एवरी वगैरह होते हैं, वो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही आगे प्रोनाउन लेते हैं। इसमें ऑल या सम सिर्फ कुछ ऐसे हैं, ऑल, सम, सेवरल, ये इंडेफिनिट और बोथ। ठीक है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं कि जो मैनी भी इसमें आता है, मतलब जिनका मीनिंग प्लूरल वाला बनता है।
वो सिर्फ प्लूरल वर्ब या प्लूरल प्रोनाउन लेते हैं, बाकी सब जो हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन ही लेते हैं। आगे चलते हैं तो वन शुड लव वंस कंट्री आएगा, चूंकि ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो इसलिए वन अगर सब्जेक्ट आएगा तो बाकी आगे सारी चीज़ें भी वन के मुताबिक ही आएंगी और वो सिंगुलर होंगी, और फिर आगे वंस जो उसका पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है वो भी वंस के साथ ही आएगा, हिज नहीं आ सकता। नंबर 7 पे देखें जी, आई हैव टू एडमिट दैट इट इज आई हु वांटेड टू गो। तो इट इज आई हु वांटेड टू गो, अब ये देख लें, इट वाज वी हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। सब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इज आ रहा है और इधर वॉज आ रहा है, ये दोनों किस वर्ब की बेसिक फॉर्म, ये किस वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये दोनों फॉर्म्स हैं टू बी की। तो टू बी वर्ब या उसकी कोई भी शेप अगर किसी भी जगह यूज हो रही हो, एज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग वगैरह, तो उसके फौरन बाद हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते। तो इसलिए इट इज आई होता है, इट इज मी नहीं होता। स्पोकन इंग्लिश में कई दफा ये आपको कई दफा लिखा हुआ मिलेगा इट इज मी, लेकिन वो रॉन्ग है। इट इज, इट वॉज वी होगा, इट वॉज अस नहीं होगा। आगे चलते हैं जी, आई कैन सी हिम रनिंग अवे, आई डू नॉट लाइक हिज गोइंग विदाउट परमिशन। तो अब बात यह है कि हिम ऑब्जेक्टिव केस है, हिज सब्जेक्ट पोजेसिव केस है। तो कब कौन सा आएगा जरा गौर करना है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में है जी आई कैन सी, अब देखा किसको जा रहा है, किसी बंदे को जो रनिंग वाला काम कर रहा है। इसका मतलब रनिंग यहाँ पे पार्टिसिपल है, ठीक है, रनिंग यहाँ पे पार्टिसिपल है। आई कैन सी हिम रनिंग अवे, तो जब पार्टिसिपल से पहले लगेगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी, इसलिए हिम आएगा। अच्छा, आई डू नॉट लाइक, अब लाइक या डिसलाइक किस चीज को किया जा रहा है, गोइंग विदाउट परमिशन को। बंदे को लाइक या डिसलाइक नहीं किया जा रहा, उसके एक्शन को किया जा रहा है कि उसका बगैर इजाजत जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो जब ये गोइंग फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर जो आईएनजी फॉर्म आती है उसको हम बोलते हैं जेरंड, ठीक हो गया। तो जेरंड के तौर पर जब जेरंड के साथ लगना होता है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव लगता है, पोजेसिव केस लगता है, वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं लग सकता। दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही बात आगे आपको बताई गई है इस कॉन्सेप्ट में सारे में। नीचे जो रूल लिखा गया है उसमें ये सारी बात आपको बताई गई है, और स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं इस पूरी बात को कि रेड वाला जो मैं हाईलाइट किया हुआ है, वो रेड वाला जो है वो करेक्ट होता है, ब्लैक वाला जो हाईलाइट है वो रॉन्ग होता है, और नीचे रूल चल रहे हैं। 9 वाला है जी, ही अपीयर्स ओल्डर देन शी और हर दोनों आ सकते हैं, और दूसरी तरफ है ही अपीयर्स ओल्डर देन शी। तो बात ये है, ये रूल समझ लें अच्छी तरह, और इसके बाद आने वाले भी चंद एक रूल्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसमें देखिए अपीयर का जो वर्ड है ना, अपीयर जो वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, अपीयर ये वर्ब है, ठीक है। और ये किस तरह का वर्ब है, ये एक स्टेट वर्ब है जिसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, बस दिखाई देना का मीनिंग है, सब्जेक्ट कोई काम तो नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसको स्टेट वर्ब कहते हैं, ठीक है। स्टेट वर्ब में कोई एक्शन नहीं है। अच्छा, स्टेट वर्ब में जब हम देखते हैं कि शी और हर दोनों आ सकते हैं, ही अपीयर्स ओल्डर देन शी। अच्छा, अब देखें, गौर करें कि ये जैसे ही अपीयर्स ओल्डर देन शी मैंने कहा कि ये प्रेफर्ड है, ये प्रेफर्ड क्यों है, ये प्रेफर्ड इस वजह से है क्योंकि शी का जो मुकाबला आगे चल रहा है या जो कंपैरिजन हो रहा है वो ही के साथ हो रहा है, ही और शी का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। तो इसमें ही चूंकि सब्जेक्टिव केस में है तो इसलिए शी को भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, प्रेफर्ड तो यही है, ठीक है। लेकिन
लेकिन ये जो वर्ब्स होते हैं ना, स्टेट वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं, जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के वर्ब्स होते हैं जिनको स्टेट वर्ब्स कहते हैं, इनके बाद सब्जेक्टिव केस प्रिफर तो है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस भी करेक्ट है, वो भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक तो पहले रूल बताया कि जिसका कंपैरिजन जिसके साथ हो रहा हो उसी केस में दूसरा वाला भी होना होना चाहिए। जैसे अगर शी का कंपैरिजन ही के साथ हो रहा है तो फिर शी को शी ही होना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात हमने ये बताई कि जब स्टेट वर्ब्स आते हैं, स्पेशली वो वर्ब्स जिसमें सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं कर रहा होता, तो फिर हम इस रूल को रिलैक्स कर देते हैं और दोनों को ठीक समझते हैं, लेकिन प्रिफर्ड फिर भी सब्जेक्टिव केस ही होता है, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसी बात को जरा लेके आगे चलते हैं। तो ही कैन रन फास्टर देन आई। तो इसमें देखिए रन काम है, रन एक एक्शन वर्ब है, कोई काम किया जा रहा है। तो इसमें आई अगर कंपेयर हो रहा है ही से तो फिर आई ही आएगा, मी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वर्ब ऐसा आ गया है कि जो एक्शन वर्ब है, इसमें मी गलत है। ठीक है, हालांकि देखें बाकी स्ट्रक्चर सारा वही है जो ये लास्ट वाले सेंटेंस का है जो हमने अभी डिस्कस किया। अच्छा, इसके बाद इसी बात को जरा इस तरफ से देखें, यू आर एज वाइज एज, ही भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। क्यों? ये वो रूल 9 वाली बात है, क्योंकि आर वर्ब है तो दोनों तरह ठीक हो सकता है। अच्छा, लेकिन इस सेंटेंस में देखें, यू लाइक हिम एज मच एज आई या मी। तो सोचने वाली बात यह है कि इसमें आई और मी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अपना मीनिंग चेंज होगा। मतलब जब हम आई लिखेंगे तो उसका कंपैरिजन बनेगा यू के साथ, और अगर हम मी लिखेंगे तो उसका कंपैरिजन बनेगा हिम के साथ। चूंकि पहले वाले पार्ट में सब्जेक्टिव केस यू और ऑब्जेक्टिव केस हिम दोनों मौजूद हैं, तो फिर बाद वाले पार्ट में एज के बाद हम जो भी लगाएंगे वो अपने रेलेवेंट, अपने कोरिस्पॉन्डिंग के साथ कंपेयर हो जाएगा। ही लाइक्स हिम एज मच एज आई, सॉरी, यू लाइक हिम एज मच एज आई, यानी कि तुम उसे उतना ही पसंद करते हो जितना मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, और दूसरा अगर बोलेंगे यू लाइक हिम एज मच एज मी, इसका मतलब ये बनेगा कि तुम उसे भी उतना ही पसंद करते हो जितना मुझे पसंद करते हो। ठीक है, तो इस तरह कंपैरिजन ये आपके सामने है। एक और एग्जांपल देख लें, उसमें भी बिल्कुल यही वाली बात है, यू लाइक हिम बेटर देन आई, कि तुम उसे मेरे से ज़्यादा पसंद करते हो, मतलब तुम उसे जितना पसंद करते हो वो मेरे से ज़्यादा, जितना मैं उसे पसंद करता हूँ तुम उससे ज़्यादा उसे पसंद करते हो। लेकिन अगर हम कहेंगे यू लाइक हिम एज मच एज मी, तो मी हम इसलिए कह रहे हैं कि हिम के साथ कंपेयर करना है, कि तुम जितना उसे लाइक करते हो उससे मतलब जितना मुझे लाइक करते हो उससे ज़्यादा उसे लाइक करते हो। तो इस सारी डिस्कशन में हमें ये पता चला कि अगर इस तरह से फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें मौजूद हों तो फिर बाद में कुछ भी आ सकता है, बट उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वाली बात है जी, लेट यू एंड मी गो, लेट यू एंड हिम डू इट। कॉन्सेप्ट ये है कि लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद जाहिर है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आने हैं ना, यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जाहिर है कि ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा क्योंकि लेट एक वर्ब है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन वो बच्चे चूंकि लेट की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि ये वर्ब है, जिसकी वजह से ये मिस्टेक हो जाती है। तो मी आएगा, आई नहीं आएगा, दूसरे में हिम आएगा, ही नहीं आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो दिस मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी आएगा, क्योंकि बिटवीन है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन में ऑब्जेक्टिव केस ही आती है प्रेपोजिशन के बाद, यानी कि ये बिटवीन हिम एंड मी ये कंप्लीट एक बनती है प्रेपोजिशनल फ्रेज। और प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रेपोजिशन के थ्रू हेड हो रही है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन इसको हेड कर रहा है, तो प्रेपोजिशन के बाद फिर जितने भी उसमें प्रोनाउन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बता दिया।
कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन जो होता है वो जाहिर है कि ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। आगे हम अगर रूल नंबर 14 पे बात करते हैं तो इफ एनीवन हैज एनी डाउट रिफर हिम टू मी। इसमें रिफर वर्ब है, इस वजह से उसके बाद हिम आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस, और टू प्रपोजिशन है इसलिए उसके बाद मी आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस। मतलब ये जो अभी अभी हमने रूल नंबर 12 और 13 में बात की है ये इस 14 में इकट्ठी होके आ रही है। 15 में अगर हम देखें यू ही एंड आई नहीं आएगा, बल्कि आई ही एंड यू आर एनिमीज, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो एनिमीज होना चूंकि बुरी बात है, फ्रेंड्स होना चूंकि अच्छी बात है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी रूटीन पर्पस के लिए या किसी पॉजिटिव बात करने के लिए हम 2-3-1 को फॉलो करते हैं। 2-3-1 का मतलब है पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और कोई अब बुरी बातें अगर होती, जैसे एनिमीज होना कोई बुरी बात है, एनिमी होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो इसलिए फिर उसमें पहले फर्स्ट पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन, और फिर उसके बाद सेकंड पर्सन। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये भी अक्सर स्टूडेंट्स की जो पेपर्स हैं उनमें स्टूडेंट की मिस्टेक होती है। आगे चलते हैं जी। 16 दिस बुक इज योर्स। फर्स्ट वाला करेक्ट है क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर यहाँ पे आना है, बुक की तरफ इशारा कर रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। अच्छा योर्स ये वाला, ये यहाँ पे तो गलत है, लेकिन अब जहाँ ज़रा गौर से ये बात सुननी है कि क्या ये कहीं पे ठीक भी है, तो आंसर है नो। ये जो योर्स है ना अपोस्ट्रोफी एस वाला, ये लैंग्वेज में हर जगह गलत है, जहाँ पे भी आपको लिखा मिले ये गलत ही होगा। वो जो लेटर राइटिंग करते हैं उसके एंड पे योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली लिखते हैं, उसमें भी योर्स यही वाला आता है जो विदाउट अपोस्ट्रोफी है, पोजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब जो बाद वाला है अपोस्ट्रोफी वाला योर्स, ये हर जगह ही गलत है, ये लैंग्वेज का वर्ड ही नहीं है, जहां पे भी लिखे हैं इसको गलत ही समझे। 17 वाला अगर हम देखें, आई हैव बॉट अ डॉग विच इज वाइट। अब रिलेटिव प्रोनाउन वाली बातें आ गई। दिस इज द मैन हु ब्रॉट द न्यूज। यस, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, और आपके सामने हु और विच वगैरह नहीं आएंगे। वजह यह है कि डॉग एनिमल है तो उसके साथ विच आएगा, हु नहीं आएगा। मैन इंसान है तो उसके साथ हु आएगा, विच नहीं आएगा। 18 वाला देखें, द मैन whom you met yesterday is your boss. Who do you think will be elected the president of the society? पहले हम जरा ये वाला सेंटेंस देख लें, फर्स्ट वाला। देखिए इसमें ना ये जो whom you met yesterday, ये relative clause है, ठीक है। अब इसमें whom क्यों आया? whom इस वजह से आया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रिलेटिव क्लॉज हमें जहाँ पे चाहिए। whom you met yesterday में you सब्जेक्ट है, यानी कि जो मिलने वाला है वो यू है, जिससे मिला जा रहा है वो whom है, इस वजह से, और वही मैन है, इस वजह से मैन के बाद हमने whom लिखा, और उसको मैन के साथ कनेक्ट करना था तो पहले लिखा, और है वो ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन वो आ सब्जेक्ट से पहले रहा है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है और उसने अपने नाउन के बाद ही आना है, तो इसलिए फिर ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट, ये इसके ऊपर काम हो रहा है। मेट वाला काम होम के ऊपर हो रहा है, ना कि वो कर रहा है, इसलिए फिर हम इसको होम लिखेंगे। और दूसरी तरफ देखें, हु हु डू यू थिंक विल बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। अब ये जो डू यू थिंक है ना, ये समझ लें कि ये सेंटेंस के मेन स्ट्रक्चर का पार्ट ही नहीं है। सेंटेंस आप पढ़ें जरा, हु विल बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। ये जो डू यू थिंक है ना, ये ऐसे ही बातें करते हैं ना, अब क्या ख्याल है आपका, ऐसे जब बात कर दी जाती है तो बीच में आ गया, ये डू यू थिंक अलग से चीज है, ठीक है। मतलब इसका हु का और डू का आपस में ताल्लुक नहीं है। ये सेंटेंस क्योंकि मैंने एक पास पेपर से लिया है और उसमें ये इसी तरह से आया हुआ था, तो कंफ्यूजिंग ये ज़ाहिर लग रहा था मुझे, मैंने ये लिया कि आपको समझाया जा सके कि इस हु का डायरेक्ट ताल्लुक विल के साथ है, ठीक हो गया। हु विल बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, स्टूडेंट्स इसको ठीक कर लें। क्वेश्चन मार्क आना है, ये असल में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है,
क्वेश्चन मार्क आना है, फुल स्टॉप नहीं आना। तो डू यू थिंक वैसे ही आ गया, यानी कि तुम्हारे ख्याल में सोसाइटी का प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट होगा। तो इसका मतलब हु सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, तो हुम कैसे आ सकता है फिर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये वही जो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं, ये वही बात यहाँ पे साथ चल रही है। आगे चलते हैं तो 19 में, यू एंड ही मस्ट फिनिश योर वर्क इन टाइम। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखने वाली बात ये है कि स्टूडेंट्स ये ना इसको ठीक कर लें ज़रा, ये आई नहीं है, ये इन है। यू एंड ही मस्ट फिनिश योर वर्क इन टाइम, ये इन टाइम है। ठीक है। तो देखने वाली बात इसमें ये है कि यू एंड ही सब्जेक्ट है प्लूरल। ठीक है। तो बाद में जो पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा वो किसके मुताबिक लगेगा, तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब सेकंड और थर्ड पर्सन इकट्ठे होते हैं तो पोजेसिव एडजेक्टिव योर लगता है, सेकंड पर्सन वाला, क्योंकि यू एंड ही मिल के दोनों यू ही बन जाते हैं। और उसके बाद आगे अगर देखें तो यू एंड आई मस्ट रीच द सेमिनार हॉल विद आवर पेपर्स। इसमें रूल ये है कि अगर सेकंड और फर्स्ट पर्सन इकट्ठे हों, सेकंड और फर्स्ट पर्सन इकट्ठे हों तो उनका बाद में पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना हो तो फिर आवर लगता है, जो फर्स्ट पर्सन वाला है। आगे चलते हैं, नंबर 22, किंग अकबर हु वॉज अ मुगल एम्परर वॉज अ काइंड रूलर। तो इसमें जाहिर है कि दैट तो नहीं आ सकता, क्योंकि दैट तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में आता है। ये तो किंग अकबर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना कि वो मुगल एम्परर है, अदरवाइज तो किंग अकबर वॉज अ काइंड रूलर भी तो हो सकता था, और वो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। हु वॉज अ मुगल एम्परर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये इसलिए फिर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के दोनों साइड पे कॉमा भी आएगा, और इसके साथ दैट नहीं आ सकता। आगे चलते हैं जी, 22, ही इज द सेम मैन दैट डिलीवर्ड द लेक्चर, ही इज द ओनली पाकिस्तानी दैट आई सॉ एट द कॉन्फ्रेंस। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि एक तो दैट इसलिए लगाया जा रहा है कि ये डिफाइनिंग क्लॉज है। ठीक हो गया, ये जो डिफाइनिंग क्लॉज है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि अगर नाउन से पहले कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जो कि उस नाउन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हो, जैसा कि पहले सेंटेंस में सेम आया, दूसरे में ओनली, तो फिर तो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा ही दैट, फिर तो हु वाला सवाल ही पैदा नहीं होता, हुम या हु वाला। ठीक है। तो इसमें कोई इसमें ऑल, एनी, नन, नथिंग, सेम, ओनली, कोई भी थर्ड डिग्री भी आ सकती है। ठीक है। ही इज द ग्रेटेस्ट मैन, अब सेम की बजाय ग्रेटेस्ट लगा दें थर्ड डिग्री तो भी दैट ही आएगा आगे। तो इस तरह करके ये रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं रूल नंबर 23 पे, अकबर एंड हिज हॉर्स पीकू। दो लोग हो गए, अकबर और हिज हॉर्स, और इनमें अब देखें मसला ये बन गया है कि अकबर इंसान है और हॉर्स उसका एनिमल है। हम तो पहले डिवाइड कर रहे थे कि जी हु वगैरह जो है वो इंसानों के साथ आते हैं, और दैट सॉरी विच जो है वो एनिमल के साथ आता है, और यहाँ पे दोनों इकट्ठे सब्जेक्ट में आ गए तो कौन सा लगेगा, इसमें दैट लगेगा। ये भी याद रखने वाली बात है कि अगर मैन और एनिमल इकट्ठे आ जाएं सब्जेक्ट के अंदर तो फिर आगे उसका रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है। आगे चलते हैं जी, 24 वाला रूल, दिस इज द बुक दैट आई वांटेड टू रीड। इसमें तो जाहिर है डिफाइनिंग क्लॉज वाली बात है, सीधी सीधी, वो जो शुरू में हमने की थी। उसके बाद है जी, ही इज द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीकर। हाँ, अब देखिए जो बात मैं वो सुपरलेटिव डिग्री वाली पहले कर चुका हूँ वो यहाँ पे आ रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि दैट आएगा इसके साथ। ही इज द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीकर दैट आई हैव एवर हर्ड ऑफ, दैट आएगा इसके लिए, ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया गया है इस नाउन को।
सुपरलेटिव डिग्री के साथ। आगे चलते हैं जी, रूल नंबर 26 में, आई मेट अ बेगर इन द स्ट्रीट हु वॉज ब्लाइंड। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज है ना, इसका एक ये भी उसूल होता है कि ये जिस नाउन को एक्सप्लेन करती है उसके फौरन बाद आनी चाहिए। अब क्या स्ट्रीट ब्लाइंड है? तो आंसर है नो, ये गलत है। ठीक है, ब्लाइंड बेगर है, क्योंकि हु इंसान के लिए यूज होता है और इसमें स्ट्रीट इंसान नहीं है, बेगर इंसान है। इसका मतलब है कि हु की प्लेसमेंट गलत है। इस तरह से आना चाहिए, आई मेट अ बेगर हु वाज ब्लाइंड इन द स्ट्रीट। ठीक है, तो ये भी ठीक है, और दूसरा ये भी ठीक है कि इन द स्ट्रीट को आप स्टार्ट में ले जाएं। आई मेट अ बेगर हु वाज ब्लाइंड। ठीक है, तो इस तरह करके रिलेटिव क्लॉज की जो प्लेसमेंट है कि ये किस जगह पे आएगी, ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना, कि जिस सब्जेक्ट को, जिस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रही है रिलेटिव क्लॉज, उसके फौरन बाद आती है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी, ये वाली बात मैंने बता दी। आगे 27 पे चलते हैं, ही इज सच ए मैन एज इज लाइक्ड बाय एवरीवन। सच का कॉम्बिनेशन ही एज के साथ है, सिंपल। यही एक ऐसी जगह है कि जहां पे एज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है, और वो है कि सच अ मैन, अगर नाउन से पहले सच आ जाए तो फिर नाउन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो एज आएगा। इसके बाद 28 देखें तो सेम सेम वाली बात हम पहले कर चुके हैं। सेम का भी कॉम्बिनेशन दैट के साथ बनता है, तो ये दैट ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आ सकता। 29 देखते हैं, आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और आई एबसेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास। स्टूडेंट्स, ये जो अवेल, एबसेंट, अवेंज, इंजॉय, प्राइड, रिजाइन, एक्विट, ये सब जो वर्ब्स हैं ना, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। कौन से वर्ब्स हैं? ट्रांजिटिव। जी, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं तो जाहिर है कि इनके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और अगर हम माई सेल्फ को हटा देंगे तो आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे। आई है तो माई सेल्फ आ जाएगा, अगर ही हो तो हिमसेल्फ आ जाएगा, शी हो तो हर सेल्फ आ जाएगा। तो इस तरह करके अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवेलेबल ना हो तो हम ऑब्जेक्ट लगाते ज़रूर हैं, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। नेक्स्ट देखें, फरीहा एंड वी आर गोइंग टू ज्वाइन द सेम कॉलेज। चूंकि फरीहा और फरीहा एंड वी ये मिलके इकट्ठा सब्जेक्ट बन रहा है, और सब्जेक्ट के अंदर जाहिर है सब्जेक्टिव केस ही आएगा ना, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव तो नहीं आएगा। आगे चलते हैं, आई ही ऑलवेज हेल्प्स माई वाइफ एंड मी। तो जाहिर है कि इसमें हेल्प किसकी की जा रही है? माई वाइफ एंड मी। माई वाइफ एंड मी की हेल्प की जा रही है तो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें माई वाइफ तो नाउन है, वो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में एक ही जैसा होता है, लेकिन प्रोनाउन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। 32 अगर हम देखें तो शी ब्रोक हर सेल्फ, शी ब्रोक हर रिस्ट। शी ब्रोक हर रिस्ट या द रिस्ट इन द एक्सीडेंट। जो पार्ट ऑफ बॉडी है उसके लिए पोजेसिव केस आती है, जाहिर है उसने अपनी ही रिस्ट तोड़ी है तो हर आएगा। और इसके बाद है जी, बी केयरफुल ऑफ यू, बी केयरफुल और यू विल हर्ट योर सेल्फ। जाहिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यू विल हर्ट योर सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा। यू तो नहीं आ सकता, यू तो आम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही बंदा है, तो इसलिए फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरह के सूरत हाल में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है। आगे चलते हैं, अली एंड आई डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। इसमें भी वही वाली बात है कि अली एंड आई चूंकि सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस में ही आएगा ना। माई सिस्टर एंड आई विजिटेड टू ईच अदर वंस अ वीक। इसमें स्टूडेंट्स बड़ी गौरतलब बात यह है कि ईच अदर एंड वन एन अदर, ये दो ही हैं प्रोनाउन जिनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
इनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं, ये रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये दो ही होते हैं। ईच अदर सिर्फ दो लोगों के लिए आता है, और वन एंड अदर मोर देन टू के लिए आता है। वन के लिए, एक बंदे के लिए तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज ही नहीं होते। दो लोग होंगे, जैसा कि माई सिस्टर एंड आई है, तो इसके लिए ईच अदर आएगा। ठीक है। और वन एंड अदर वन एंड अदर उस वक्त आएगा कि जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी, या कि लोगों की बात हो रही है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कितने लोग हैं, तो फिर भी वन एंड अदर आता आएगा। आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को। सारी जो बातें हमने करनी थी इसके हवाले से वो कर ली। और स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के हवाले से एक बड़ा वाइड टॉपिक है। मैंने कवर करने की कोशिश की उन सारे एस्पेक्ट्स को जो कि आमतौर पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों की तरफ से अगर कोई इस हवाले से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको मज़ीद एड्रेस कर सकें और इसके ऊपर मज़ीद लेक्चर आप लोगों के लिए ला सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।